और आपको फिर से हम लिए चलते हैं, नेता एनसीपी सुप्रिया सुले वहां पर पहुंच चुकी है पंचायत आज तक में। अब देखते हैं वो अपनी तरफ से क्या कुछ कहती है, क्योंकि 15 अक्टूबर चुनाव होने हैं। इस इलेक्शन में ज़रूर इस बार हम हारे हैं, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके अनेक कारण हैं। उन कारणों पर भी जाएंगे, बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन ज़रा मैं शरद पवार जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या हम ये माने कि ये विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में आखिरी विधानसभा चुनाव है? होपफुली नॉट, होपफुली नॉट। भगवान उनको और डॉक्टर उनको अच्छी आयु दे। बिल्कुल, वो रहे हमेशा, लेकिन क्या वो धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली उनकी उम्र भी उतनी हो चुकी है, अभी वो इतने एक्टिव पॉलिटिक्स में है भी नहीं अभी। तो विरासत कौन ले जाएगा आगे, अजीत पवार या सुप्रिया सुले? विरासत की बात पब्लिक लाइफ में हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं आती, हमारे पार्टी का कल्चर भी ऐसा नहीं है। पवार साहब की विरासत की बात जब होती है तब यशवंतराव चव्हाण जी की विरासत उन्होंने संभाली है, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था उनसे। तो वक्त ही बताएगा कौन करेगा, शायद मेरे भाई या मैं भी नहीं, कोई और भी हो सकता है। हमारे यहाँ विरासत सिर्फ जन्मदाता की नहीं होती, काम से, मेहनत से और विचारों से होती है। तालियां बज रही हैं आज भी इस बात पर, क्योंकि अब जनता ऐसे मुद्दों पर बहुत आक्रोश के साथ नहीं, हमारे यहाँ ये पहले से लाइन है, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, ये मैं चाहती हूँ कि ज़रा आपसे आपके पिता के बारे में, क्योंकि मैंने आज कुछ देर पहले ये भी कहा था कि जितने आक्रामक और फायरी आपके पिता हुआ करते थे, ये वो शख्स थे जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी का एक वक्त पर विरोध किया था। उनमें और आप में क्या फ़र्क है? आप हैं उतनी फायरी? नहीं, मैं इतनी फायरी नहीं हूँ। हर एक का एक्सपीरियंस होता है, जिस कष्ट से उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, उस हिसाब से मुझे तो बहुत आसानी से बहुत चीज़ें मिली है लाइफ में, तो वो तो अंदर हमेशा होता रहेगा ही, सच्चाई है वो। क्योंकि उनका कोई फादर पॉलिटिशियन नहीं था और कोई नहीं थे, एक छोटे से गांव से, काटेवाड़ी से उन्होंने काम की शुरुआत की, तो मेरे से बहुत ज़्यादा उन्होंने कष्ट उठाए। लेकिन लोग पसंद करते हैं ऐसे नेता को जो उनकी दिल की बात करे। वो कनेक्ट सुप्रिया सुले फिर कैसे बनाएंगे? ये पंचायत तो मेरा इलेक्शन तो है नहीं, मैं लड़ूंगी, इस बार तो नहीं लड़ रही हूँ। ये हमारा एमएलए का इलेक्शन है और मेरे क्षेत्र में मैं चुन के आई हूँ इस टाइम। ज़रूर हमारा इस टाइम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ जितना हमको अपेक्षित था, लेकिन चुनकर आई हूँ तो कुछ तो कनेक्ट होगा ही ना। लेकिन अजीत पवार साहब के बारे में कहा गया, उन्होंने बारामती में घूम कर कहा कि वोट दो सुप्रिया सुले को, नहीं तो पानी बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा घूम कर कुछ नहीं कहा। एक वीडियो किसी ने कर की और उसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल सच नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे जवाब देने का आज कंपटीशन चल रहा है। किसके यहाँ? आपका। नहीं, मैं ज़्यादा बोलती नहीं ऐसे। और ये भी कहते हैं कि आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं, आपसे कुछ बुलवाना बहुत मुश्किल है, सवाल जितना भी फायरी हो उस पर तुरंत पानी डाल देती हैं। नहीं, ऐसा कोई बात, एकदम डिप्लोमेटिक। अच्छा है ना, सोच के अच्छा बोले। पॉलिटिकल लाइफ में जब आदमी और कोई औरत काम करती है तो उनका थोड़ा सोच के ही बोलना अच्छा रहता है हमेशा। पर ये आपके पिता के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि नॉट एट ऑल। वो इतना नहीं बोलते। जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत छोटे हैं और मंच में उनसे क्यों शेयर मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कभी, आप कोट कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सुना वो। लेकिन ये मानते हैं और आप भी जानते हैं। मानना और कहना अलग बात है। आप कह रही थी आपने सुना। और उनकी शख्सियत का नहीं है सवाल, उम्र का भी सवाल आता है। राहुल जी और मैं एक जनरेशन के हैं, पवार साहब, सोनिया जी, राजीव जी एक जनरेशन के, उतना तो अंतर आता है। राहुल जी पर आपको भरोसा है? मेरा सब मानवीय पे भरोसा है। राहुल गांधी पर स्पेसिफिक? हाँ, जरूर है, क्यों नहीं है। तो उनके नेतृत्व में आपको लगता है कि यूपीए के पास अभी भी ताकत है, हिम्मत है कि सांसें फिर से लौटे? उनके पार्टी का प्रश्न है, हमारे नहीं, हमारी सिर्फ अलायंस है उनसे। पर नेतृत्व तो किसी एक चेहरे के साथ आगे बढ़ेगा अगर अगले चुनाव की तैयारी का जब चुन के आएगी हमारी सरकार, तब यूपीए तय करेगा कोई, और उसके लिए अभी तो 4.5 साल रुकना पड़ेगा। राहुल गांधी में क्या अच्छाई है? बहुत अच्छे गुण हैं उनमें। क्या? वो एक सीधे साधे इंसान है और अच्छा बोलते हैं सबसे। जब आप उनसे इंटरैक्ट करें तो अच्छा बोलते हैं। मतलब अच्छा बोलने से सत्ता मिल जाएगी? नहीं, वक्त बताएगा, काम करना पड़ता है। उन्होंने शायद उनके क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, तभी तो चुन के आए 2 लाख वोटों से। आप हम उम्र हैं, आपको लगता है कोई कमी है उनमें? नहीं, कोई कमी नहीं है राहुल गांधी में। हर आदमी में, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं किस मुंह से किसी और को कुछ बोलूं। वो गुस्से में बाहें चढ़ाना, वो ऑर्डिनेंस फाड़ देना अच्छा है? वो हर एक की स्टाइल होती है, हर एक की पर्सनैलिटी होती है। तो स्टाइल और पर्सनालिटी के नाम बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे आज मुझे, एक एक लाइन के जवाब आ रहे हैं आपकी तरफ से। स्टाइल और पर्सनालिटी के नाम पे आपको लगता है ठीक है, प्रधानमंत्री विदेश में है, कैबिनेट का फैसला है,
उसको राहुल गांधी फाड़ दें, नॉनसेंस कह दें, ठीक है। तो उनका प्रश्न है ना, वो कहीं उसी पार्टी के अध्यक्ष है, उनका पंतप्रधान है, तो वो सोचे क्या करना है यूएन नहीं, मैं कैसे जज करूं उनको। नहीं, आप जज नहीं करें, पर आप एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं इस देश की। आपकी जनता आपसे अगर पूछती है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, तो आप उनको क्या कहेंगे? उनका जवाब वो खुद राहुल जी को देना पड़ेगा, मैं नहीं उनके बर्ताव में जवाब दे सकती। वो अलग पार्टी में काम करते हैं और मुझे दूसरे के घर में झांकने की आदत है ही नहीं। दूसरे के घर में झांकने की आदत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो झांकना पड़ेगा क्योंकि सीट बांटने हैं। तब उस हिसाब के बोलूंगी मैं जरूर। क्या बोलेंगी? कितनी सीटें चाहिए? आप बराबरी, आप लोकसभा में भी आप डबल है उनसे। मैंने अभी जो ही छोटी नहीं, हमारे सीएम साहब ने भी जो अभी कहा, मैं वही कहूंगी, सम्मानजनक जो होगा वो हम सीधी हमारे घर की बात है और हम जल्दी से जल्दी उसको सल्टा देंगे। पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पर भरोसा है कि महाराष्ट्र के चुनाव वो जिता सकते हैं? हाँ, हमारे अलाय है, जो कांग्रेस पार्टी चाहे, जिसका चेहरा वो चाहे वो दिखा सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इमेज ऐसी है कि वो चुनाव जिता देंगे, ये कह रही हैं आप? हाँ जरूर, क्यों नहीं के है। चेहरे के साथ चुनाव में जाना अभी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसका चेहरा आगे करती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो हमेशा छोटे भाई के किरदार में आप रहेंगे महाराष्ट्र में? अभी तक तो है। चुनावी नतीजे अगर कुछ और आते हैं तो कौन होगा चेहरा मुख्यमंत्री? वक्त ही बताएगा, अभी तो ऐसे नहीं कह सकते ना। अजीत पवार या सुप्रिया सुले? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही हूँ, मेरा तो सवाल ही नहीं आता। मैं तो सांसद हूँ। बाद में भी उसके इंतजाम हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता। अजीत पवार? तीसरा भी कोई हो सकता है, वक्त बताएगा। तीसरा भी कोई हो सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलिए कुछ आपके और आपके पिता के बारे में बातें करते हैं। राजनीति में आप आई और जिस तरह से आप विरासत शब्द को हटा ही देते हैं क्योंकि आप कह रही हैं आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या है वो बातचीत जो आपकी होती है? क्योंकि शरद पवार बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं अपनी बीमारी की वजह से। क्या था वो जो एक पिता अपनी बेटी से उस वक्त कहता था? हमारी एक नॉर्मल फैमिली है, हम डाइनिंग टेबल पे पॉलिटिक्स बात नहीं करते जैसे लोग सोचते। जो आप आपके पिता से बात करते वही मैं करती हूँ। और हमारी फैमिली बहुत प्राइवेट है, हम पब्लिकली ज़्यादा कुछ नहीं, प्यार भी दिखाते, इमोशंस भी दिखाते। हमारी बड़ी प्राइवेट फैमिली है और वैसे ही हम रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है, मेरी मदर बहुत प्राइवेट है। बहुत लोगों को मेरी माँ है कि नहीं ये भी पॉलिटिशियन, काफ़ी मीडिया लोगों को पता नहीं है। तो मेरी माँ भी एक बहुत प्राइवेट लाइफ हमारी एक फैमिली की है जो हमारे काम से कोई मतलब नहीं रखती और हमको अच्छा लगता है हमारी फैमिली वैसी है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द ये करिश्मा, ये मिस्ट्री, ये सब कुछ उनके काम आया, तो सुप्रिया सुले कुछ ऐसा बड़ा क्यों नहीं सोचती हैं महाराष्ट्र से आगे? हालांकि आप सांसद हैं, लेकिन कुछ बड़ा सोचने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको नहीं लगता है कि ओरेटरी स्किल्स, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब पार्टी करेगी। आप हमारी जब इलेक्शन होगा उसमें आगे आप देखेंगे ये सब हो जाएगा। अभी नहीं, सुप्रिया सुले कैसे करेंगे? नहीं, ये सुप्रिया सुले का इलेक्शन नहीं है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है। या आप इस चुनाव में ज्यादा आगे बढ़ के नहीं, मैं तो सिर्फ प्रचार करेंगे। जो प्रचार की जिम्मेदारी पार्टी देगी उसमें जरूर हम सब साथ मिलके काम करेंगे कार्यकर्ता के हिसाब से। मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ इस इलेक्शन में, मेरा तो इलेक्शन हो चुका, मेरा इलेक्शन 4.5 साल के बाद होगा। लेकिन अभी हम पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का हर कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे मिले और जो काम हमारी सरकार ने किया है उसके बारे में सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अगले 30-35 दिनों में करेंगे। क्रिकेट और क्रिकेट के इर्द गिर्द भी बहुत सारी बातें आपके परिवार से जुड़ती रहीं। शरद पवार जी हैं, फिर पुणे फ्रेंचाइजी को लेकर भी कुछ बातें हुई। उन सब ने कहीं पर राजनीतिक रूप से डेंट मारा कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं सिर्फ कांग्रेस ही हिस्सा नहीं है यूपीए में, एनसीपी तक भी वो दाग आए। नहीं, क्रिकेट में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, आपने देखा है। हमारी सरकार थी तभी भी कुछ आगे नहीं आया, अभी किसी और की सरकार है, 3 महीने से उनकी सरकार है। अगर कुछ होता तो अब तक बाहर आ जाता। और कई लोगों को, हमारे जो विरोधक हैं उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद कोई हेडलाइन नहीं कर सकते। तो जब तक पवार फैमिली के बारे में और विरोध में कुछ न कहे वो न्यूज़ में नहीं आ सकते। और हमेशा ऐसा रहा है कि बहुत सारे इल्ज़ाम किए हैं हम पे, लेकिन आज तक एक भी इल्ज़ाम का कोई प्रूफ नहीं मिला है, आज तक किसी को किया नहीं है। और उनकी भी सरकार हो चुकी है, केंद्र में, महाराष्ट्र में इंक्वायरी कर सकते हैं। शरद पवार जी और आप भी बीच बीच में, चलिए पहले ये पूछ लेती हूँ, नरेंद्र मोदी कैसी शख्सियत है? बहुत अच्छे, हमारे पंतप्रधान हैं, हम सब उनकी बहुत मान सम्मान करते हैं। आपको भी लगता है अच्छे दिन आएंगे? जो भी अभी चुन के, अगर इतने देश में उनको अच्छा मैंडेट दिया है देश ने, तो थोड़ा वक्त तो उनको भी काम करने के लिए देना चाहिए। दोनों दरवाजे खुले रख रही हैं आप? नहीं, आपने ही पहले कहा था मैं डिप्लोमेटिक हूँ, तो वही प्रूव कर रही हूँ आपको।
लेकिन डिप्लोमेसी अब आज की जनता उसको स्वीकारती नहीं है। वो चाहते हैं कि स्पष्ट हो, साफ हो, समझ में आए कौन कहाँ पर खड़ा है। अभी एक तो बात, हम तो आप आदमी कैसा है पूछ रही है। आदमी तो मेरे तो हर पार्टी में बहुत सारे अच्छे संबंध है और मैं रखना चाहती हूँ कि पर्सनल एजेंडा, पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल दोस्ती और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग बातें हैं। इस सवाल को मैं अगले स्तर पे ले जाती हूँ। क्या एनसीपी में ये एहसास है कि ये जो सेक्युलर प्लैंक है कांग्रेस का और जिस एजेंडे के साथ वो जाते हैं चुनाव में, वो अब काम नहीं आएगा? देश में जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ हिंदू वोटों का, उसकी वजह से जीत मिल सकती है, इसलिए ये दरवाजे खोल रही हैं? नहीं, हम जीत और हार के लिए जाति पाति की राजनीति आज तक की नहीं है और आगे करेंगे भी नहीं। थोड़े पैर पीछे जाना एक बार पड़े तो भी चलेगा, लेकिन जाति वाति की राजनीति में कभी नहीं। मैं खुद भी नहीं जा सकती, सोच भी नहीं सकती ऐसे। और मेरे ख्याल से अगर समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सबको आगे जाने में, अभी मैंने पहले सेशन में औरतें होंगी, अपंग लोग होंगे, बहुत माइनॉरिटीज़, मतलब सिर्फ जाति पाति से नहीं होते, बहुत सारे अदर भी एजेंडाज होते हैं। और मेरे ख्याल से इतना छोटा पॉलिटिक्स हमने कभी किया नहीं, कभी करेंगे भी नहीं। आप सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ को आपने देश की संसद में सुना, अच्छा लगा? मुझे दुख हुआ उनका भाषण सुन के, और जो मैं भुजबल साहब का मुझे भाषण अभी याद आ रहा है, उन्होंने हमारे एक पार्टी में एक बोला था कि ये नया शब्द आया है लव जिहाद, लव जिहाद। इस लव जिहाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस, हर चीज इंटरकास्ट मैरिज का कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था ऐसा लव जिहाद हो सकता है। और भुजबल साहब की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर ये मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की हो तो लव जिहाद होता है। तो ये हमारे विरोधक जब कहते हैं तो उनके जब हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं तो उसको क्या लव सनातन कहेंगे क्या? तो मैं ऐसा उन्होंने उस दिन कहा था और मैं सच्ची सोच रही थी कि 21वीं सदी में जहाँ हम डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज में कहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी फंस गई है। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम प्रोग्रेस है, अच्छा गवर्नेंस देना है। आज आप लोगों को मदद करनी होगी। कोई सवाल पूछना चाहता है विष्णु? प्लीज। जी। हाँ प्लीज पूछें। मैडम, मुझे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछने हैं। जरूर। प्रफुल्ल पटेल साहब एक तरफ से बीडी किंग जाने जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका टोबैको कंट्रोल, गुटखा कंट्रोल, जिसकी आपने जिक्र भी किया अपने प्रेजेंटेशन में, उसके ऊपर क्या राय है? और दूसरा है कि लवासा टाउनशिप बना है, इट इज़ अ टाउनशिप बिल्ट ऑन द वाटर सप्लाई ऑफ पुणे, तो जिसमें मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली का काफ़ी कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इस तरह से जो टाउनशिप बनी है जिसमें इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर पीपल टू स्टे बट इट इज़ सोल्ड एज अ सेकेंड होम, एज अ लग्जरी होम, एंड अ टाउनशिप बिल्ट ऑन द वाटर सप्लाई ऑफ अर एग्जिस्टिंग सिटी, इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो प्रफुल्ल भाई का जिक्र आपने किया। प्रफुल्ल भाई के वो फैमिली बिजनेस है, उनके पिताजी का या परदादाओं का वो बीड़ी का बिजनेस है और बहुत सारे बीड़ी बिजनेसेस है। इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपने टोबैको कंट्रोल और गुटखा के बारे में बात जो की, मेरे खुद पिता ये सब चीज़ें खाते थे पहले, और उनको जब कैंसर हुआ उसके बाद मुझे टोबैको का महत्व और उस गुटखे के क्या हो सकता है मैंने मेरे फैमिली में देखा। तब से टाटा मेमोरियल में और बॉम्बे सलाम बॉम्बे नाम का जो एनजीओ है, उनके भी फादर जो है सक्सेरिया, उनको भी ओरल कैंसर हुआ था। तो पद्मिनी और मैंने साथ में काम करने का तब तय किया था और हमने दादा को रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके बारे में, बैन के बारे में सोचें, क्योंकि कैंसर की और ओरल कैंसर की सबसे ज़्यादा केसेस आज भारत में हो रही है। उसके बाद टाटा मेमोरियल से बहुत सारे हमने चर्चा की, उसके बाद ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। और आप आज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप कहीं भी आज दुनिया में आप जाओ, स्मोकिंग के बारे में कोई अच्छे बोलनी, आज आप देख सकते हैं कि अगर स्मोकिंग पैकेट भी देखें उसके ऊपर आज लेबल्स लगा सकते, देखते आप कैसे लेबल्स लगाए, कैंसर किल्स इज अ रियलिटी। और इसमें समाज में तो चीज़ें होती है, बैन करने से ज़ीरो नहीं आता, इतनी भी समझ हम सबको है, लेकिन बैन करके कैंसर केसेस अगर हम कम कर सके और अवेयरनेस, जो जनरेशन हो चुकी वो है, लेकिन जो नई बच्चे आज आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में भी जाओ, वहाँ गुटखा खाते हुए बच्चे दिखते हैं, उस पर बैन लाने की कोशिश हमारी सरकार ने की है। इसलिए
कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और लवासा के बारे में जो आपने कहा, वो एक सेकंड होम आप देखते हैं, जैसे महाबलेश्वर माथेरान जैसे एक टाइम में डेवलप किया था, वैसे ही लवासा की डेवलपमेंट हुई। हमारी फैमिली के आज उसमें कोई भी शेयर्स नहीं है, एक पैसे का भी कोई नहीं है। इसमें बहुत चर्चा भी हो चुकी है और आपको पता है कि आज जब हम सांसद बन के हमारे सब पेपर्स भरते हैं, उसमें सब लिखना पड़ता है कि आपकी क्या शेयर्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो उसमें भी आपने मेरे फादर का, मेरे भाई का, सबका देखा हुआ, इट्स ऑल इन पब्लिक परव्यू। और दूसरी बात कि वहाँ का पानी और उसके लिए पानी रख के पूना का पानी कम हो रहा है, ऐसी कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र पूना का पानी अलग है और इसका पानी अलग है। साहिल एक सवाल पूछना चाह रहे थे। कल चुनाव की घोषणा हुई है और एनसीपी का अगर हम इतिहास देखें तो 1999 में जब एनसीपी बनी उसके बाद तुरंत सत्ता में आई और लगातार 15 साल सत्ता में है, राज्य में सत्ता में है, 10 साल आपको केंद्र में भी मौका मिला था। इस बार के चुनाव में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो एनसीपी किस तरीके से सर्वाइव करेगी? ऐसा माना जाता है कि एनसीपी सत्ता के लिए बनी पार्टी है, क्या सत्ता के बिना एनसीपी का कुछ आगे फ्यूचर आपको दिखाई देता है? नहीं, you're right, एनसीपी हैज़ बिन वेरी लकी। जब से पार्टी का जन्म हुआ है हम सत्ता में ज़रूर रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी होती है जो सत्ता बिना भी रह चुकी है। एक विचार होता है, संजय जी सामने बैठे हैं, 15 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन बाला साहब का विचार अभी भी महाराष्ट्र में जिंदा है और उसकी एक फॉलोइंग होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सत्ता से नहीं बनती, विचारों से बनती है। ये 104 कितना बराबर सीटें चाहिए कांग्रेस से इस बार? हमारी मांग तो जरूर है, देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब कितनी सीटें चाहती हैं आप? सुप्रिया सुले अपनी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी की मांग है कि 50-50 हो, हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन अभी देखते हैं, जैसे अभी 1-2 दिन में आपको निर्णय दिखेगा। ठीक, एक सवाल प्लीज पूछिए। Hello, I'm Neil Shah. I own a business here in Maharashtra, Mumbai. My question to you, as far as political party is concerned, how do you look at Vision 2020 for Maharashtra from all perspectives? Thank you. No, every government definitely has its own vision and targets. और महाराष्ट्र, जैसे आपने प्रेजेंटेशन भी देखा है, पृथ्वीराज जी का भी आपने भाषण सुना, उसमें आपने सबने देखा है कि महाराष्ट्र, जो मराठी में बोलते हैं, सारी चीज़ों में अग्रेसर है। और डेवलपमेंट इज़ इनएविटेबल और कभी उसमें रुकावट नहीं होती। डेवलपमेंट हैज़ टू कंटिन्यू, इट्स अ कंटिन्यूटी। आई मीन, आपने जेटली जी का भी भाषण सुना होगा, कई हमारी पॉलिसीज़ है, ये गवर्नमेंट ने कंटिन्यूटी किया है उस बारे में। सो इट हैज़ टू इनोवेट ऑल द टाइम। और देश में हमेशा महाराष्ट्र का एक अलग स्थान, एक प्रोग्रेसिव राज्य का रहा है, लेकिन और वो एक मिथ्या साबित हुआ। पिछले दिनों में वो टूट गया बिल्कुल। अब जैसा पहले भी पृथ्वीराज जी से बात हो रही थी, मुंबई को शांघाई बना देंगे, सपना, ताकि लोगों की आंखों में सपना रहे, आपके लिए वोट बने, ये बनकर रह गया है। इसीलिए विश्वास टूटा है, इसीलिए आप डिब्बा बंद हुए हैं चुनाव में। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारी देखिए, हम 10 साल से केंद्र में सरकार में थे, 15 साल से महाराष्ट्र में, बहुत सारी अच्छे काम हुए हैं। शायद हमसे कुछ गलतियां भी हुई और मार्केटिंग में हम बहुत ज़्यादा कम हैं। मतलब आप कई चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे दूँ कि लड़कियाँ आज No, she asked about something in middle. My question is simple. As far as Vision 2020 is concerned for Maharashtra, what is your vision? No, we want a very progressive state, which is number one. We want to work in infrastructure. We want social justice. We want, ours is one of the top leading states in e-governance, which we wish to continue and run a very transparent and a very progressive state, which has got infrastructure, social justice, things like garbage, or has to be addressed in the near future to come, because it's one of the fastest growing countries, states in the country today. So we definitely have a very vision. We don't believe in documents, we believe in implementing things. एक ईमानदार जवाब दीजिएगा। मनमोहन सरकार हमारे सारे मेरा ईमानदारी कह दिया था डिप्लोमेटिक वुमेन। नो, डिप्लोमेटिक मैंने नाम नहीं दिया था। ऐसा नहीं होता, हम लोग डिप्लोमेटिक स्टार्ट करते हैं तब झूठ थोड़ी बोलते हैं। ईमानदार जवाब इस सवाल का कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त झेलनी पड़ी मनमोहन सरकार की, अंदर ही अंदर ये बेचैनी है कि वही इस बार भी विधानसभा चुनाव में शायद बहुत परेशान करे? नॉट एट ऑल। मेरा ऐसा नहीं है। हर इलेक्शन में, हर एग्जाम में आप जब जाती है तो पास होने के लिए जाता है, कोई फेल होने के लिए नहीं जाता।